लेते हैं रिकॉर्डिंग भी। और आज जो चीज़ हमने करनी है वो है इलस्ट्रेटर स्टार्ट करना है। अब चीज़ें मैं कुछ मिक्स लेकर चलूँगा, ठीक है। वो इस वजह से कि फोटोशॉप हमारा आलमोस्ट हुआ है, ठीक है। कोरल भी आलमोस्ट हुआ है। इलस्ट्रेटर करना, नीचे आइकन नज़र आ रहे हैं ना। यस सर। इलस्ट्रेटर करना है। इलस्ट्रेटर के बाद इधर आ जाएंगे इन डिज़ाइन पर। इन डिज़ाइन के बाद आ जाएंगे XD और फिर फिग्मा, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर लेंगे और फिर ये भी कर लेंगे PPT भी। थोड़ा सा एक आधा दिन लगेगा PPT पर भी, ये भी हो जाएगा। अच्छा, अब इलस्ट्रेटर का आपको पता है कि आपको गेट इनटू PC से जो है वो इजीली जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो मिल जाएगा लेटेस्ट वर्जन तक। अब आप अपने सिस्टम के हिसाब से जो है वो देख लें। मैं तो यही कहूँगा 2021 भी पड़ा हुआ है, ठीक है। 2020 भी पड़ा हुआ है, आई थिंक सो मेरे पास 2020 है या कौन सा है मुझे नहीं याद। 2017 भी अच्छा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सिस्टम को मॉडर्नाइज कर दें बिल्कुल लेटेस्ट करके। और CS नहीं, इसमें 17 तक एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये 17 तक आप कर लें। और अगर किसी के पास कुछ और वर्जन है, आई थिंक सो CS6 भी इसका एक्सेप्टेबल है, काम करता है उसमें। मैंने उसको चला कर नहीं देखा, सुना है बस उसका। एडोब इलस्ट्रेटर CS6, ठीक है। ये CS6 की इमेजेस हैं। अगर ये CS6 की इमेजेस हैं तो ठीक है, ये भी चलता ही है हमारा जो है ना, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा ज़रा आप अपने सिस्टम के हिसाब से, कोई ना कोई सेटअप आप डाउनलोड करके इंस्टॉल तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। अगर 17 भी करते हैं, ये 32 बिट में भी अवेलेबल है, 64 बिट में भी अवेलेबल है, ये आपका अच्छे से काम करेगा, ठीक है। हम इस पर अपना सारा काम कर सकते हैं इजीली। और ये आप लोगों ने एक तो इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको पता है कि ये टोटल क्या है, वेक्टर बेस है, वेक्टर बेस सॉफ्टवेयर है और अडोब की तरफ से ही है। इसके अंदर जितनी भी आपकी चीज़ें होंगी वो सारी वेक्टर बनेगी। क्या हुआ सर? ये जो 64 बिट की विंडो में सर 32 बिट वाली एप्स तो चल जाती हैं ना? हाँ जी, चल जाती है। ओके सर। अच्छा, अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ये कुछ स्क्रीन आएगी आपके पास इस तरह की, ठीक है, जिसको वेलकम स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ फाइल्स के साइजेस आ रहे हैं, ठीक है, कि आप यहीं से कुछ क्लिक करके एक फ़ाइल बना लो। कस्टम हाइट और विड्थ है। यहाँ पर ओपन का बटन है कि फ़ाइल ओपन कर लो। यहाँ पर क्रिएट न्यू है, नई फाइल बना लो। मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब ये डायलॉग बॉक्स अगर आप देखें तो सिमिलर टू एडोब फोटोशॉप है। एडोब फोटोशॉप का इसी तरह का था कुछ, यस सर। ठीक है। ये सारे आगे चीज़ें यहाँ पर ऊपर और यहाँ पर फाइल का नाम आ गया, यहाँ पर ये यूनिट्स आ गए थोड़ा सा। यहाँ पर एक और चीज़ है इसमें, आर्ट बोर्ड्स। अब फोटोशॉप के अंदर जो वाइट एरिया होता था, जो हमारा वर्किंग एरिया होता था, उसको हम कहते थे कैनवस। यहाँ पर जो हमारा वर्किंग एरिया है, जो हमारा वाइट पोर्शन जो हमें नज़र आएगा, वो क्या कहलाएगा? आर्ट बोर्ड कहलाएगा। अब यहाँ पर ये है कि आप आर्ट बोर्ड एक या एक से ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या था फोटोशॉप में कि आप एक फाइल के अंदर एक ही कैनवस होता था। उसके बाद हम कोरल ड्रा पर गए। कोरल ड्रा पर क्या होता था कि आप एक से ज़्यादा पेजेस क्रिएट कर सकते थे सेम फाइल के अंदर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप एक या एक से ज़्यादा आर्ट बोर्ड क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। आपको यहाँ से जस्ट उसको नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड सेट करना है। मैं फ़िलहाल एक ही रखता हूँ। ब्लीड एरिया है ये, इसको अभी थोड़े दिनों के लिए छोड़ दें ब्लीड एरिया को, ठीक है। और ये नीचे अगर आप आ जाएं, कलर मोड हो गया और PPI हो गया, 300 PPI है, मीडियम है, और स्क्रीन के लिए 72 पिक्सल्स पर इंच, ठीक है। ब्लीड एरिया मैं एक दो दिन में करवा दूंगा, ब्लीड और सेफ्टी एरिया और सारा कुछ सेट करना मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की सेटिंग्स है। मेरे ख्याल है ये आपको इतना कुछ खासा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फेसबुक कह रहा हूँ, फोटोशॉप की तरह ही सिमिलर है, बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह का फोटोशॉप का था। बस इसमें ये है कि इसमें एक नई चीज़ क्या है, ब्लीड एरिया जो है वो ऐड किया है इन्होंने। ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। कितना सेट करना है, कब कब सेट करना है, ये हम एक दो दिन में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
तो अब मुझे ये बताएं कि अगर इसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की फाइल क्रिएट करनी हो किसी भी साइज की, तो आप क्रिएट कर लेंगे कि नहीं? यस सर, कर लेंगे। यस सर। ठीक है, क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये एक फाइल क्या होगी, फाइल एक क्रिएट होगी यहाँ पर। अब फाइल क्रिएट होगी, ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा, ये क्या है, ये आपका वर्किंग एरिया है, इसको हम आर्टबोर्ड कहते हैं। जो भी हमारा डिज़ाइन, जो भी चीज़ होनी चाहिए वो हमारी इस वाइट एरिया पर होनी चाहिए। अगर लेआउट की बात करें तो लेआउट किससे मिलता जुलता है इसका? फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप से मिलता जुलता है। इस साइड पर अगर आप देखें टूल बार है, वही उसी तरह का पैटर्न, आप सिंगल लाइन डबल लाइन चाहें तो टूल बार को यहाँ लेकर आ जाएं, जिस तरह से फोटोशॉप में आपके पास ऑप्शन होता है। यहाँ पर ऊपर प्रॉपर्टी बार आ रही है। अब प्रॉपर्टी बार आपको पता है कि हर टूल के हिसाब से चेंज होती रहेगी, ठीक है। अभी ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, लेकिन जब हम कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह बनाएंगे तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज होंगी और इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर राइट पैनल में भी नज़र आएंगी। यहाँ पर ये राइट पैनल जो है हमारा, यहाँ पर ये रहा प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। अच्छा, इधर हमारे पास पैनल्स आ गए, ठीक है। ये लाइब्रेरीज़ है, बेशक आप इसको उड़ा दें, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ रख लें क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती रहेंगी। यहाँ पर अलग अलग पैनल्स हैं और जो क्लोज हुए हुए हैं आप चाहें तो ओपन कर लें, चाहें तो क्लोज करके रख लें, इस तरह से, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी यहाँ पर भी आ गई। ऊपर हमारा मेन्यू आ गया। मेन्यू के बाद यहाँ पर रीसेट एसेंशियल्स वाला बटन आ गया आपके पास। आप रीसेट कर सकते हैं अपने जो आपकी वर्क स्पेस है उसको। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि अगर आपका एसेंशियल्स है ना, तो यहाँ पर थोड़े से कम टूल्स होंगे आपके पास। अगर आपके पास इस तरह से कम टूल्स नज़र आ रहे हैं और आपको इस तरह की कुछ स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से सिर्फ आपका एसेंशियल्स सिलेक्ट हुआ हुआ है। आपने यहाँ से अगर एसेंशियल्स क्लासिक कर लेंगे तो ये जो सारे टूल्स और हर चीज़ है वो आपको नज़र आने लग जाएगी। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर कि आपका एसेंशियल्स है, यानी कि वर्क स्पेस आपकी कौन सी सेट हुई है, एसेंशियल्स है या एसेंशियल्स क्लासिक है, ठीक। अच्छा जी, पीएस में भी कॉपी ले सकते हैं आर्टबोर्ड की। हाँ, फोटोशॉप में भी जो है आर्टबोर्ड आ चुका है, जो लेटेस्ट वर्जन है ना उसके अंदर आर्टबोर्ड आ चुका है फोटोशॉप में। लेकिन जो 2017 तक के हैं उसमें नहीं आया, मेरे ख्याल से 2019 या 20 से आया है आर्टबोर्ड फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप में आ चुका है आर्टबोर्ड। अच्छा, ये कर लेना है आप लोगों ने। और उसके बाद अगर आपका लेआउट वगैरह ख़राब हो जाता है, आपको पता है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर रीसेट एसेंशियल्स क्लासिक कर देना है, तो वापस से डिफ़ॉल्ट लेआउट आपका सेट हो जाएगा। ये पैनल्स आ रहे हैं सारे यहाँ पर जो है मैंने रखे हुए हैं पैनल्स। ये पैनल्स आप क्या कर सकते हो, कहाँ से लेकर आ सकते हो पैनल्स अपने? विंडोज से। आप अपने विंडोज़ के मेन्यू में जाकर ये सारे पैनल्स हैं, इनमें से कोई भी पैनल आप लाकर जो है यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आर्टबोर्ड 1 अभी फ़िलहाल एक ही है। यहाँ पर यूनिट आ रहे हैं हमारे पास, ये हमारे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी चीज़ को हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, कुछ हमने ड्रा नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं, तो इसलिए हमारे अभी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी आ रही है, ये जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पर भी अभी बाद में भी आप इसकी कुछ ना कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेटअप के ऊपर क्लिक करें, ब्लीड एरिया देना चाहें या जो भी देना चाहें आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। हम सिर्फ आप सबसे पहले अपने टूल्स को समझेंगे, टूल्स को समझने के बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से चीज़ों को यूज़ करना होता है। अच्छा, टूल्स थोड़े से ज़्यादा हम कवर अप कर लेंगे, थोड़े से ज़्यादा कवर अप करने क्यों? क्योंकि एक तो हमारा जल्दी कवर अप हो जाएगा सारा का सारा एडोब इलस्ट्रेटर, और दूसरा ये होगा कि चूँकि टूल्स आप लोगों ने किए हुए हैं, चीज़ें वही हैं, तो इसलिए मसला नहीं होगा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ रेक्टेंगल। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, आप यहाँ पर देखें फिल का ऑप्शन है और स्ट्रोक का ऑप्शन है। देन उसका स्ट्रोक की स्ट्रेंथ है कि कितना होना चाहिए, और ये उसका स्टाइल आ गया, ठीक है। इधर भी वही चीज़ें आ गई कि फिल कौन सा है, स्ट्रोक कौन सा है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और फिल के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैंने रेड कलर फिल कर दिया, और स्ट्रोक में क्या कर देता हूँ, स्ट्रोक में नन कर देता हूँ, स्ट्रोक में ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है।
अच्छा, अब ये मैंने जानबूझ के इस तरह का एक रेक्टेंगल सा जो है ना वो बनाया है, इधर रख देता हूँ मैं। अच्छा, अब सबसे पहला जो है ना यहाँ पर हमारे पास जो पहला टूल है वो है हमारा सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल आपका उसी तरह से है जिस तरह से आपका पिक टूल था, जिस तरह से आपका मूव टूल था फोटोशॉप और कोरल ड्रा के अंदर। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपके ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना, उनको ट्रांसफॉर्म करना, उसको मूव करना, उनकी पोजीशन चेंज करना। ये सारे काम किसके होते हैं? आपके मूव टूल के, पिक टूल के या इस सिलेक्शन टूल के। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा तो जो मूव टूल था आपका फोटोशॉप में, उसकी भी शॉर्टकट की ब्रैकेट के अंदर क्या थी? वी थी। और इसकी भी शॉर्टकट की उसी तरह से वी है। ये क्या करता है? आप जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। आप उसको उठाकर मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखें इस तरह से आप कॉर्नर से पकड़कर उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या कहते हैं कि ये सारे काम आप इससे कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है? उसी तरह से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हो जाएगा। या इस तरह से थोड़ा सा भी ड्रैग करेंगे फोटोशॉप की तरह, थोड़ा सा भी टच करेंगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप उसको फिर सिलेक्ट करने के बाद कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर आप ड्रैग करते हुए ऑल्ट का बटन प्रेस कर लें तो क्या होता है? उसकी कॉपी जनरेट होगी। उसकी कॉपी जनरेट होती है। अगर आप ऑल्ट का बटन प्रेस कर लें ड्रैग करते हुए तो फिर क्या होता है? फिर उसकी कॉपी जनरेट होती है। अब ये हमारे पास 4 हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं ये करने वाला हूँ कि अगर मैं इस तरह से चारों के ऊपर क्लिक करूँ तो देखें चारों सिलेक्ट हो गए। अगर मैं जो है वो शिफ्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करता जाऊं तो जिसके ऊपर भी शिफ्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करूंगा वो क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि सारी चीजें क्या हैं? वेक्टर हैं। सारी चीजें वेक्टर। वेक्टर हैं। ठीक है, अच्छा, वेक्टर है। उससे उससे पहले ना मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें बता दूं। बेसिक चीजों में क्या आता था हमारे पास आता था जूम लेवल के। जूम हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं? तो जिस तरह से आप अपने फोटोशॉप में कंट्रोल करते हैं कंट्रोल प्लस से और कंट्रोल माइनस से, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस या कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन होता था आपका फोटोशॉप में, इसी तरह से। यस सर। यस। तो यहाँ पर भी वही सिनेरियो है सारा। आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके अपने माउस के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप स्पेस के बटन को प्रेस करते हुए इसी तरह से आप अपने कैनवस के आर्टबोर्ड के बीच में टॉगल कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, एक से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉर्नर पर जूम करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि देखें 64,000% जूम हो चुका है, लेकिन इसकी शार्पनेस देखें कि अभी तक वो शार्प है। ये जो है ना फैक्टर होता है कि वेक्टर का। ठीक, अच्छा, अब इसके अंदर ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, रेक्टेंगल्स बनाए हैं मैंने 4, उसकी कॉपीज हमने आल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग करते हुए जनरेट कर ली। मैं यहाँ से फिल के बटन पर क्लिक करता हूँ और कलर्स मैं 2 के ब्लू कर देता हूँ, 2 के मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें कुछ नज़र आता रहे। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक वो प्रॉपर शेप है, अगर क्लोज पाथ है तो हर पाथ के अंदर आपको इस तरह का एक जो है ये आइकन सा मिलेगा, आंख का सा राउंड सा आइकन। ये आइकन नजर आ रहा है मेरे माउस के ऊपर छोटा सा? यस सर। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये जिस भी नोड के ऊपर होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो शेप होती है वो नोड्स के ऊपर या एंकर पॉइंट्स के ऊपर बनी होती है। अब इसके कितने एंकर पॉइंट्स ये नोड हैं? 5 8 5 सॉरी कैसे हुए? सॉरी ये चार 8 नहीं हो गए। होते? 4 नहीं होते एक रेक्टेंगल के? 1 2 3 4। आप ये देखो ना कि इसने, ये जो आइकन है, इसने हर एंकर पॉइंट के पास होना है। तो कितने नजर आ रहे हैं ये आइकन्स आपको? 4 एंकर पॉइंट्स हैं। 4 एंकर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हर एंकर पॉइंट्स के करीब होगा। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है उस एंकर पॉइंट को राउंड करना, उस एंकर पॉइंट को राउंड करना और स्मूथ करना। अब अगर मैं इसके ऊपर जाकर क्लिक करके ड्रैग करूं तो देखें क्या हो रहा है? आपकी शेप राउंड हो रही रेडियस में कन्वर्ट हो रही है। राउंड होना शुरू हो गई है। आपकी शेप क्या होना शुरू हो गई है? राउंड। 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 तो ये क्या करता है? ये आपके एजेस को, आपके नोट्स को क्या करते हैं? आपके नोट्स को राउंड करता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से राउंड करता है ये आपके।
तो ये आपके राउंडनेस के लिए यूज होंगे। आप अगर अपने इसी सिलेक्शन टूल से करते हैं तो क्या होगा, सारे के सारे होंगे, सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस में मूव करेंगे, सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस में क्या करेंगे, करेंगे। मूव करेंगे। ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद जो इसका काम तो आपको समझ आ गया ना, सिलेक्शन टूल का किसका काम क्या है। यस सर। ठीक है। उसके Yes, बाद sir. जो है आगे जो है हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता था फोटोशॉप के अंदर, एक सिंगल एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने में और उसको एडिट करने में मदद करता था कि नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है। सो अगर मैं इस एंकर पॉइंट के ऊपर ड्रैग करूं तो देखिए मेरा कौन सा एंकर पॉइंट सिलेक्टेड है इस टाइम, सिर्फ यही वाला। और अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो देखें सिर्फ इसी तरफ से राउंड हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसमें कुछ आसानी लग रही है बाकी दोनों की निस्बत, कोरल और फोटोशॉप की निस्बत के। इसमें जरा शेप्स को आप ज्यादा आसानी से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। ये देखो इस तरह से पकड़ा, बिल्कुल। इधर से मैंने इस नोड को पकड़ा, इसको इधर ड्रैग कर दिया, इसको वापस ले आया, नहीं था दिल, इसको सिलेक्ट किया इस तरह से अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और इस तरह से वापस ले आया, या यहाँ पर क्लिक कर दिया और कॉर्नर में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। ये देखें कॉर्नर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर फिर दो आ गए, ये भी आ गया और इधर से ये भी आ गया। देखें अब कितने ऑप्शंस है इसके अंदर आपके पास, हैं कि नहीं। ठीक है। यस सर। आप किसी भी पॉइंट Yes, को sir. यहाँ से, किसी भी पॉइंट को यहाँ से कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं या स्मूथ राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही स्मूथ राउंड में कन्वर्ट किया देखें यहाँ पर कर्व हैंडल्स आ गए। ठीक है। वापस से मैंने इसको बैक टू नॉर्मल कर दिया। क्लियर। अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यही है कि आप एक या एक से ज़्यादा नोड्स को सिलेक्ट करें। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और अपने कीबोर्ड के जो एरो है उससे इस तरफ मूव किया तो देखें क्या हो गया, मेरी शेप ट्रांसफॉर्म होने लगी। मेरा दिल किया इन दोनों को सिलेक्ट करना है, इन दोनों को सिलेक्ट किया और ऊपर की तरफ मूव करना चाहा, दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव कर लिया। तो ये सारा जो है आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है। ये सारा आपके पास कंट्रोल है कि आप किसी भी तरह से कर सकते हो, इस तरह से करना चाहो इस तरह से कर लो। ठीक है। दो एंकर पॉइंट्स इस तरह से सिलेक्ट करो, इस तरह से ये दोनों ऊपर वाले एंकर पॉइंट्स। अब देखें मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से कर रहा हूँ। जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन से इस तरह से सिलेक्शन करोगे तो फिर आपके एंकर पॉइंट सिलेक्ट होंगे। फिर क्या होगा, एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स आपके सिलेक्ट होंगे। ठीक है। Anchor parts like. ये होगी यहाँ पर आपकी चीजें। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी एग्जैक्ट शेप के अंदर बनाना है या ट्रांसफॉर्म करना है तो एडोब के अंदर साथ कौन सा बटन यूज होता है आपका, शिफ्ट का बटन यूज होता है। तो अगर मैं इसको शिफ्ट का बटन प्रेस किए बगैर देखें ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं तो मेरी शेप खराब होने के चांसेस हैं कि नहीं है। यस सर। ठीक है। Yes, लेकिन sir. लेकिन अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके करता हूं तो देखें एग्जैक्ट शेप के अंदर छोटा या बड़ा होगा, एग्जैक्ट शेप के अंदर छोटा या बड़ा। यस सर। हो रहा है. अच्छा अच्छा, एक चीज तो ये, दूसरा यहाँ पर परेशान नहीं होना कि रेक्टेंगल हमने पहले छोटा कर दिया बाद में बड़ा कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको बहुत छोटा कर देता हूँ तब भी ठीक है, बहुत बड़ा कर देता हूँ और तब भी ठीक है। क्यों ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर ये है ही वेक्टर, ये वेक्टर है। वेक्टर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चीज होगी आपकी यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि फॉर एग्जांपल मैं इनको थोड़ा सा इधर रख देता हूँ। ठीक है। और ये यहाँ पर आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब ये मैंने क्या किया, मैंने 6 स्टेप्स परफॉर्म किए। अंडू करना है तो क्या बटन होता है हमारे पास, कंट्रोल जी। अब वहां पर फोटोशॉप के अंदर ये था कि आपको अगर मल्टीपल स्टेप्स बैक जाना होता था तो आप कंट्रोल आल्ट जी प्रेस करते थे और जो लेटेस्ट वर्जन थे उनमें सिर्फ कंट्रोल जी से काम चल जाता था, ऐसे ही। यस। तो यहाँ पर भी वही है कि आप बस कंट्रोल जी प्रेस करते जाओ, वो आपका एक एक स्टेप क्या होता जाता है, बैक होता जाता है, बैक होता जाता है, अंडू होता जाता है। अच्छा, ठीक होगा यहाँ तक। अच्छा, उसके अलावा आप देख लें थोड़ा सा अलाइनमेंट के हवाले से अभी बता दूं इसके अंदर। यस बता दें सर। यस सर बता दें। अच्छा, ये देखें इस तरह से मैं बना रहा हूँ कुछ रेक्टेंगल्स। ठीक है।
अब आपने क्या किया, आपने जैसे ही इन सबको सिलेक्ट किया, जैसे ही इन सबको सिलेक्ट किया, अब देखें सारे सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पर आ रहा है अलाइन, ये रहा अलाइन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, अलाइन यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ से भी आप पैनल ओपन कर सकते हैं। अब अलाइन आ रहा है, अलाइन के साथ यहाँ पर आ रहा है अलाइन टू आर्टबोर्ड, अलाइन टू आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड, यानी कि अभी अलाइनमेंट किसके हिसाब से होगी, आर्टबोर्ड के आर्टबोर्ड के हिसाब से। अगर मैं टॉप पर कर दूं तो देखें कहाँ चले गए सारे के सारे, टॉप आर्टबोर्ड। किसके टॉप पर, आर्ट बोर्ड के टॉप पर। आर्ट बोर्ड कौन सा है हमारा, ये व्हाइट वाला एरिया, यही है ना। यस सर। ठीक है, अगर मैं सेंटर कर दूं तो देखें सेंटर में आ गए, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूं, बॉटम करूंगा तो देखें बिल्कुल बॉटम पर आ गए सारे। मैं एक दफा और कंट्रोल जेड करता हूं, कंट्रोल जेड किया, यहाँ पर ले आया। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है अलाइन टू आर्ट बोर्ड, यानी कि आर्ट बोर्ड के हिसाब से क्या करे, अपनी अलाइनमेंट करे। अगर मैं यहाँ से अलाइन टू सिलेक्शन कर दूं तो फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा और उसको अपना सिलेक्टेड या मास्टर ऑब्जेक्ट बनाना होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब देखें इसके इर्द गिर्द कुछ हाईलाइटेड सा एरिया आपको नजर आ गया। यस सर। अब इसका क्या मतलब है कि अब अगर आप अलाइन करेंगे तो किसके हिसाब से अलाइन होगा, तो सिलेक्टेड इस ये जो हमारा जो की ऑब्जेक्ट है, जो की ऑब्जेक्ट है, जो मास्टर ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से अलाइन होगा। तो अब अगर मैं टॉप करूं तो देखें इसके हिसाब से टॉप हुआ, बॉटम करूं तो इसी के हिसाब से बॉटम हुआ, ठीक है, ये यही रहेगा। तो अगर इस तरह से आपने करना हो कि आपने किसी एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलाइनमेंट करनी हो तो क्या करें, सबको सिलेक्ट करें, सबको सिलेक्ट करने के बाद जिस ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलाइन करनी है चीजें, उसके ऊपर एक और क्लिक कर दें, वो इस तरह से क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा। और आप क्या करोगे, आप फिर उसको अलाइन कर लोगे अलाइन के पैनल से, ठीक है। यस सर। अच्छा, मैं इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इनको सिलेक्ट करता हूँ, इस तरह से ले आता हूँ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो नेक्स्ट टूल है ये है मैजिक वैन टूल। अब मैजिक वैन टूल क्या करता था आपका, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन करता था, ऑटो सिलेक्ट करता था। किस बेस के ऊपर, एक कलर के ऊपर से, एक कलर के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं ना बड़े क्विकली, तो आप इस टूल को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर रेड कलर के ऊपर क्लिक करूंगा तो कौन से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, रेड कलर वाला। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखें रेड वाले दोनों सिलेक्ट हो गए कि नहीं हुए। हो गया सर। और मैं चाहूं तो इनको मूव कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ब्लू वाले के ऊपर करता हूं तो देखें सारे ब्लू वाले, जितने भी ब्लू वाले होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर कलर सिलेक्ट हो जाते हैं ना। यस यस सर। तो वो क्या हो Yes, जाएंगे, sir. सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये हो गया ये। उसके बाद यहाँ पर है लेसो टूल। अब लेसो टूल क्या करता था जी, सिलेक्शन सर। ये भी आपकी सिलेक्शन करता था। आपको क्या करना है, आपको क्लिक करके इस तरह से लूज सा जाना है। अब इसके रेडियस में या ये जिसको टच करेगा वो क्या हो जाएंगे, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको सिलेक्शन करके देना, आपको सिलेक्शन करके देना। अब देखें इस तरह से इसने चारों को टच कर लिया कि नहीं किया, यस सर। तो चारों के चारों क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन दो टूल्स को सिलेक्शन के लिए यूज करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे, ठीक। अच्छा, मैं इसको पकड़ के डिलीट करता हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ, इसको भी मैंने क्या कर दिया, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पर ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से भी इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ। सर जी ये हाफ डिलीट कैसे किया, मैंने वो एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया था, ये वाला एंकर पॉइंट कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब इसके 4 एंकर पॉइंट है, मुझे ये वाला एंकर पॉइंट डिलीट करना है। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल।
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ से भी एंकर आप माइनस कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है, ये माइनस का आइकन, एंकर माइनस हो जाता है आपका, ठीक है। तो मैंने एंकर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया ज़रा वहाँ से, ये शेप होगी मेरे पास एक। अब जो भी शेप है ना, आप उसको एक तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं, ये देखें, नो डाउट आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से ये ट्रांसफॉर्म का पैनल आप ओपन कर लें, तब आपकी मर्जी। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये सारा आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आपने क्या करना है, विंडोज़ में जाकर प्रॉपर्टीज़ और उनको यहाँ पर शो करवा लेना है इस साइड पर, ताकि आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ आती रहें। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, ये जो एक्स और वाई है ना, ये है क्या, इसकी पोजीशन, ये क्या है, पोजीशन पोजीशन के एक्स एक्सिस पर कहां पर है और वाई एक्सिस पर कहां पर है। ये जो डब्ल्यू और एच है, ये क्या है, हाइट और वेट। हाइट और विड्थ। तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ भी कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। यस सर। और अगर मैं ये चेन इस तरह से कनेक्टेड कर दूं तो फिर क्या मतलब होता है इसका, कि हम अगर एक में चेंज करेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ जी, अगर आप इसमें वैल्यू ऐड करते हो तो नेक्स्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी हाइट के अंदर, मतलब उसकी प्रोपोर्शन कायम रखेगा, उसकी प्रोपोर्शन कायम। मैं हटा देता हूँ, यहाँ से आप हाइट और विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं इसकी। मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से 372, इंटर किया, देखें हाइट में विड्थ में चेंज आ गई। उसके बाद यहाँ पर एंगल है, आप किसी भी एंगल के ऊपर इसको रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पर एंगल दें आप। ये जो दो आइकन्स हैं, ये किस चीज़ के आइकन्स हैं, फ्लिप के, किसके, फ्लिप के आप क्या कर सकते हो, अपने इस जो है फ्लिप कर सकते हो यहाँ से, ये देखिए मैंने फ्लिप किया, हॉरिजॉन्टली फ्लिप करें आप इसको वर्टिकली फ्लिप करें, जैसे आप जो है फ्लिप करना चाहो आप फ्लिप कर सकते हो। उसके बाद ये जो छोटा सा 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, मोर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर ये स्केल, स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स, ये हम थोड़ा सा ठहर कर देखेंगे, ठीक है। बाकी ये फिल आ गया कि शेप का फिल क्या होना चाहिए और स्ट्रोक क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपको इसके अंदर भी कोरल ड्रा की तरह या तो स्ट्रोक देखने को मिलेगा या क्या देखने को मिलेगा, फिल देखने को मिलेगा, या स्ट्रोक या फिल, ठीक है। कोई फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर कलर्स की बात करें तो ये जो पूरा कंप्लीटली बॉक्स आ रहा है ना, इसका मतलब है फिल, इसका क्या मतलब है, फिल। और ये जो नीचे जो बाउंड्री सी आ रही है, ये क्या है, ये स्ट्रोक है। अगर मैं इस तरह से कर दूं, अब मैंने क्या किया, अब मैंने फिल नन कर दिया और स्ट्रोक क्या कर दिया, इनेबल, स्ट्रोक मैंने रेड कलर का कर दिया। अब देखिएगा, मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करके मैं इस तरह से स्वैप करूं तो क्या होगा कि स्ट्रोक मैंने रेड कर दिया है और फिल मैंने खत्म कर दिया। अब मैं इस तरह से अगेन करूं तो मेरा फिल वापस आ गया, स्ट्रोक मेरा खत्म हो गया। तो ये आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और बाकी फिल के अंदर आप सॉलिड कलर और ग्रेडियंट किस तरह से देते हैं, ये हम थोड़े दिनों तक देखेंगे, ठीक। अच्छा, ये हो गया आपका यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अच्छा, मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है आपके पास पेन टूल। अब पेन टूल के वही तरीका कार है जिस तरह से आप पहले यूज़ करते आए हो कि आपको क्लिक करके अपने एंकर पॉइंट्स लगाते जाना है, और जिस तरफ आप लगाते जाएंगे उस तरफ आपकी शेप क्या होती जाएगी, क्रिएट होती जाएगी। और जहाँ पर जाकर आपको शेप अपनी कंप्लीट करनी है, आप वहाँ पर जाकर वापस से लगाएंगे तो आपकी शेप क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब उसके बाद ये देखें कितने सारे आपके पास ये सारे नोड्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे अगर आप देखें, ठीक है। और इन सब के साथ ये भी आ रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो ये देखें आपके एजेस आप क्या कर सकते हो, इस तरह से थोड़े से राउंड और सॉफ्ट कर सकते हो कि नहीं। यस सर। तो इससे एक ऐसी शेप जो आपकी बिल्कुल क्या कहते हैं कि रफ सी होती थी, वो आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, प्रोमिनेंट,
सॉफ्ट सी हो जाएगी और वो थोड़ा सा बेहतर लगेगी नजर आने में। हालांकि बड़ी रफ सी शेप थी, अब अगर देखें तो अब फिर भी कदरे बेहतर है पहले से। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, इसमें वही सिनेरियो है पेन टूल का। आप क्या करेंगे, मैं यहाँ से फिल ख़त्म करता हूँ, मैं कहता हूँ फिल मुझे अभी नज़र ना आए, मुझे अभी सिर्फ स्ट्रोक नज़र आए, ताकि मुझे पता चलता रहे अभी मेरी शेप कहाँ कहाँ बन रही है। मैं स्ट्रोक कर देता हूँ 4 पॉइंट्स का, तो मैं ये देखें जिस तरफ जा रहा हूँ मेरा ब्लैक कलर का स्ट्रोक साथ लगता हुआ आ रहा है ना। Yes, sir. ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको मैं शेप को डिलीट करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल इस तरह तो अभी तो हम लगा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट, बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट। अगर आपको किसी कर्व देनी हो मतलब किसी पॉइंट पर, तो फिर क्या करना होता है, हमें क्लिक करके ड्रैग करना होता है और आगे वाली कर्व ऑटोमेटिकली आ रही होती है कि नहीं आ रही होती, और उसको खत्म करने के लिए ये वाला हमें कर्व हैंडल खत्म करना पड़ेगा, ऐसे ही। तो इसमें अडोब इलस्ट्रेटर में आप बिना ऑल्ट का बटन प्रेस किए सिर्फ अपने पॉइंट पर आएं और आकर क्या कर दें, क्लिक कर दें, आपका वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा आपका। फिर आप चाहें तो इस तरह से इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बेशक राउंड कर लें, ये जो भी आपको करना है बाद में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल के अंदर आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं कि आप एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एंकर पॉइंट को आप डिलीट कर सकते हैं किसी भी शेप के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि वो शेप आपने सिर्फ पेन टूल से बनाई हो, वो शेप आपकी कोई भी हो सकती है, आपका ओपन पाथ भी हो सकता है, आपका क्लोज पाथ भी हो सकता है, वो कोई रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ वेक्टर है और वेक्टर्स किस पर बनी होती है, आपके नोड्स के ऊपर, आपके एंकर पॉइंट्स के ऊपर बनी होती है, ऐसे ही। यस सर। Sir. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेक्टेंगल एक बना लेता हूँ, इस तरह से रेक्टेंगल बनाया, ये देखिए रेक्टेंगल आ गया, इसको सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पर करता हूँ ऐड एंकर पॉइंट। तो यहाँ पर आकर जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखें मेरा एंकर पॉइंट यहाँ पर ऐड हो गया कि नहीं हुआ। यस सर, हो गया। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सॉरी इधर ऊपर क्लिक करना था उस पाथ के ऊपर। देखिए एंकर पॉइंट्स मैंने क्या कर लिए, ऐड कर लिए। अब मैं चाहूँ तो सिलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मेरा दिल करे तो मैं क्या कर सकता हूँ, एंकर पॉइंट को रिमूव भी कर सकता हूँ कि नहीं। यस सर, यस सर। उसके बाद आपका टूल होता है एंकर पॉइंट टूल। याद है एंकर पॉइंट टूल क्या करता था कि कहीं पर कर्व नहीं है तो वहां पर आप क्लिक करके ड्रैग करें तो वहां पर कर्व हैंडल्स बन जाते हैं, और अगर बने हों और आप क्लिक करें तो वहां पर कर्व हैंडल्स जो बने हुए थे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और दूसरा इसका काम ये होता था कि आप किसी एक कर्व हैंडल के ऊपर क्लिक करके उसको ड्रैग कर लेते थे, क्लिक करके उसको आप उस पाथ के ऊपर क्लिक करो, वो वाला कर्व हैंडल आपका आ जाता है, आप उस एक एंकर कर्व हैंडल को भी मॉडिफाई कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता था, अदरवाइज आप जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करते थे उससे भी हो जाते हैं, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि उससे आपके दोनों मूव हो रहे होते हैं। तो ये आपका एंकर पॉइंट टूल या तो कर्व हैंडल्स को ऐड करेगा या उनको डिलीट करेगा। अब याद रखें कि ये किसी भी पाथ के ऊपर हो सकते हैं, किसी भी पाथ के ऊपर, जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेक्टेंगल या सर्कल के ऊपर होंगे या ऐसी शेप के ऊपर होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कहां से बनी है, पेन टूल से। कोई भी आपका पाथ है ना, ये सारी चीजें उसके ऊपर काम करेंगी, क्योंकि यहाँ पर हर चीज पाथ है, वेक्टर है, और ये सारे टूल्स वेक्टर पे ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां से आप ये ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट लो या ना लो आपकी मर्जी है। आप सिर्फ पेन टूल से भी क्या कर सकते हो, पाथ के ऊपर अगर क्लिक करो तो वहां पर एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा, और अगर पहले कहीं पर है और उसके ऊपर जाकर वापस से क्लिक करो तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से करना चाह रहे हो। ठीक है, अब ये एक और तरीका है आपके पास यहाँ पर, जैसे उस टाइम आप पूछ रहे थे कि आपने वो ये वाला पॉइंट कैसे रिमूव किया।
आप अपना पेन टूल लेकर इसके ऊपर माइनस कर दो, ये देखो हो गया ना रिमूव आपका वो पॉइंट। यस सर। ठीक है, तो ये सारे वो तरीके हैं जो यानी कि आपको पहले इसका थोड़ा सा नॉलेज है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल भी पेन टूल ही है, लेकिन आपको याद होगा कि इस तरह का एक टूल आपके पास कोरल ड्रा के अंदर भी था जो आपको ऑटोमेटिकली कर्व ही दे रहा था। देखिए मैं कोई बटन नहीं दबा रहा, बस मैं पॉइंट्स लगाता जा रहा हूं, मेरे पॉइंट्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली कर्व देता जा रहा है। ठीक है, ऐसा सा टूल आपके पास एक था ना उसके अंदर, कोरल ड्रा के अंदर भी। यस यस सर। ठीक है, और ये काफी यूजफुल भी रहता है, बड़ी स्मूथ सी कर्व भी देता है आपको। देखें बड़ी स्मूथ सी कर्व दी है इसने यहाँ पर आपको। ठीक है, तो ये यूजफुल भी रहता है आपके पास। ठीक, जी सर। अच्छा ये हो गया यहाँ पर आपका। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ गया टाइप टूल आ गया। टाइप टूल से आप सिंपली टाइप टूल पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करके लिखना शुरू कर दें। तो ये आपका क्या लिख रहा है जी, ये आपका करेक्टर पैनल या सिंपल टेक्स्ट लिख रहा है, जिसको आप करेक्टर पैनल ओपन करके, अगर आप करेक्टर पैनल ओपन करें तो यहाँ पर जो आपको प्रॉपर्टीज नजर आएंगी वो सेम टू सेम कौन सी हैं, अडोब फोटोशॉप वाली प्रॉपर्टीज हैं आपके पास यहाँ पर। ठीक है, मैं अपना ये करेक्टर पैनल यहाँ पर वापस रखता हूँ। उसके बाद अगर आप इस तरह से क्या कहते हैं कि क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करें और ड्रैग करके लिखें तो फिर क्या लिखेगा आपका जी, वो एक पैराग्राफ लिखेगा। और पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज आप कहाँ से कंट्रोल कर सकते हो जी, यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा सा चले 21 कर लेते हैं। और ये रहा पैराग्राफ का आइकन। आप पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज अगर देखें तो ये भी सेम कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जी, फोटोशॉप वाली। दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना? ठीक है, यहाँ से भी आप करेक्टर पैनल ओपन कर सकते हो। ठीक है, विंडोज के मेन्यू में जाकर कर लो, या अगर आपने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है तो यहाँ पर रख सकते हो। ये करेक्टर का आ रहा है, यहाँ पर आप फॉन्ट चेंज करो, यहाँ से फॉन्ट चेंज करो, साइज चेंज करो, अलाइनमेंट आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज आ गई, करेक्टर की प्रॉपर्टीज आ गई। तो चीज़ें कितनी आसान और सिंपल हैं यहाँ पर आपके सामने, बिल्कुल हैं आपके सामने के नहीं? ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर कुछ एरिया और ये टाइप ऑन अ पाथ टूल है, इसको अभी छोड़ें क्योंकि पाथ के ऊपर टेक्स्ट लिखना अभी हमने तीनों में देखना है। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ रहा हूँ जो हम तीनों के अंदर देखा करेंगे कि इसके अंदर किस तरह से लिखना है, इसके अंदर किस तरह से और इसके अंदर किस तरह से। तो ये बाकी इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, और हाँ चलें ये अच्छा हो गया, मैंने आपको कहा था कि जैसे कोरल ड्रा के अंदर आप चीज़ बाहर रख सकते हो ना अपने पेज के, यहाँ पर भी आप चीज़ अपनी बाहर रख सकते हो अपने आर्ट बोर्ड से बाहर। और जो मैंने बात की थी कि कलर सैंपल्स की, आप यूजुअली क्या करते हो, अपने कलर सैंपल्स इस तरह से यहाँ पर बाहर रख सकते हो। ठीक है, आप अपने कलर्स बाहर इस तरह से, कलर सैंपल्स आपने लेकर रखे हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो आप वो इस तरह से बाहर लेकर रख सकते हो। ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको शो करवा रहा हूँ। ठीक है, कि आप यहाँ पर रख सकते हो। अच्छा एक और चीज़ देख लें यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ रखा और ये आगे खुद ही मूव करता जा रहा है। अब आपको अगर याद हो तो कोरल ड्रा के अंदर हमने एक काम किया था, रिपीट का फंक्शन हमने यूज किया था, कंट्रोल आर किया था। कंट्रोल आर वो क्या करता था, वो हमारे एक ही काम को बार बार क्या करता था, रिपीट करता था। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने क्या किया, मैंने इन सब को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर मूव किया, थोड़ा सा इधर मूव किया। ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक टास्क परफॉर्म किया, एक टास्क किया ना मैंने। अब अगर इसी काम को मुझे रिपीट करना है तो कोरल ड्रा के अंदर हम क्या करते थे, हम करते थे कंट्रोल आर। अब अडोब के अंदर कंट्रोल आर आपको पता है किसकी शॉर्टकट की है, रूलर्स की। रूलर्स की है ना अडोब के अंदर। यस सर। तो यहाँ पर आपका कंट्रोल आर नहीं होगा, यहाँ पर आपका कंट्रोल डी होगा, यानी कि डुप्लीकेट, यानी कि जो हमने काम किया है उसको वापस से रिपीट करो, जो हमने काम किया है उसको वापस से रिपीट करो। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। आप मतलब मैंने इस तरह से ड्रैग किया यहाँ तक, आगे मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊं, देखें वो सारा क्या हो गया, उसकी कॉपीज
जनरेट होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर एक कॉपी जनरेट की। ये मैंने एक काम किया है, मैंने एक टास्क परफॉर्म किया। अब अगर इसी को मुझे बार बार रिपीट करना है तो मैं कंट्रोल डी का बटन प्रेस करके तो मैं इसको बार बार क्या कर सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जी आपके पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपके पास इस तरह से आपने ड्रैग करना है, आपको लाइन देगा। अच्छा क्यों नहीं नजर आ रही लाइंस, तो यहाँ पर लग रही हैं, नजर नहीं आ रही। हमारा स्ट्रोक बिल्कुल खाली है, हमारा स्ट्रोक बिल्कुल खाली था। अब मैंने जैसे जैसे स्ट्रोक बढ़ाया मुझे मेरी लाइंस क्या हैं, विजिबल हैं। अब ये देखें लाइन क्या होती है आपकी, ओपन पाथ या क्लोज पाथ? ओपन ओपन पाथ, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पर आपके पास ओपेसिटी है। ओपेसिटी आपको पता है कि क्या करती है, यहाँ पर ओपेसिटी भी दी गई है आपके पास। यहाँ पर कुछ आपके पास स्टाइल्स वगैरह दिए गए हैं, कुछ ये जो आई थिंक इसको फिल्टर्स बोलते हैं या इफेक्ट्स बोलते हैं, हाँ जी कुछ इफेक्ट्स हैं जो हम देखेंगे थोड़ा सा टाइम ठहर के, और ये हम देख लेंगे इफेक्ट्स, मुझे याद करवाइएगा। लाइन टूल सिंपली आपको एक ओपन पाथ क्रिएट करके देगी। आपको दो पॉइंट्स के ऊपर मबनी, दो नोड्स के ऊपर अगर सीधी लाइन लगानी है तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके लगा लें, तो आपकी लाइन क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट जनरेट होगी। इसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो नोड्स होते हैं, एक ये और एक ये। आप चाहें तो कोई नोड अगर ऐड करना चाहें खुद से यहाँ पर क्लिक करें, नोड ऐड कर लें, फिर आप अपनी लाइन को जो है वो जिस तरफ मर्जी ले जाएं। क्योंकि नोड ऐड हो गया तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। यस ठीक है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, नोड ऐड हो गया तो। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है आर्क टूल। आर्क आपको पता है कि थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ी सी लाइन आपको देता है जिसके अंदर एक कर्व सी होती है, देता है ये भी आपको लाइन ही है लेकिन थोड़ी सी आर्क शेप में, जिसके अंदर से इस तरह से कर्व होगी, जिसके अंदर इस तरह से कर्व होगी। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पर, कि अगर किसी टूल की कुछ सेटिंग्स या कुछ प्रॉपर्टीज ओपन करनी है ना आपने, तो वो टूल सेलेक्ट करने के बाद अपना राइट क्लिक करें, राइट क्लिक या ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करें, या ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक कर लें, या सिर्फ एक क्लिक कर लें। उससे क्या होगा, उससे आपकी ये इसकी ना टूल के कुछ ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। टूल के क्या आ जाएंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सिर्फ मैंने क्लिक किया तो देखें रेक्टेंगल के साइज का मेरे पास ऑप्शन आ गया। इसी तरह से लाइन टूल था, लाइन टूल का मैंने क्लिक किया सिर्फ, तो देखें सिर्फ मेरे पास ये आ गया कि कितनी लेंथ आपने देनी है अपने उसकी लाइन की और किस एंगल पर आपने रखनी है। इसी तरह से जैसे ही मैंने आर्क टूल लिया और सिर्फ क्लिक किया, सिर्फ क्लिक करना है, तो देखें यहाँ पर आ गया कि भाईजान उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, या ये स्लोप उसकी कितनी होनी चाहिए। स्लोप, स्लोप मतलब उसके अंदर जो कर्व सी आ रही है वो कितनी होनी चाहिए। अब देखें मैंने 96 किया है तो देखें 96 की स्लोप आई है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये आप यानी कि अगर आपने कभी स्पेसिफिक वैल्यूज डालनी हो ना किसी चीज के लिए, लाइक रेक्टेंगल आपने स्पेसिफिक वैल्यूज डालनी है 18 पिक्सल, तो आप इस तरह से कर सकते हो 18 बाय ब्लीड एरिया, सेफ्टी एरिया के लिए हम करते थे ना 18 पिक्सल्स बाय 18 पिक्सल्स का मार्जिन छोड़ते थे, याद होगा। यस सर। तो ये देखें 18 बाय 18 का आ गया यहाँ पर ये रहा। ठीक है, आप इसको फिल दे दो और इसका स्ट्रोक बेशक क्या कर दो, खत्म कर दो। ये देखें 18 बाय 18 का आ गया। सर ये एक दफा दोबारा बताइएगा। क्या चीज सर ये सेफ्टी एरिया, ये अभी आप छोड़ दें सेफ्टी एरिया और ब्लीड एरिया, ये मैंने आपको बताना है कि सेफ्टी एरिया और ब्लीड एरिया होता क्या है, तो मैं इंशाल्लाह अगेन ये करवा दूंगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, यस। अच्छा उसके बाद आर्क टूल था, उसके बाद स्पाइरल है। आपको इस तरह से स्पाइरल देता है। इस तरह का टूल आपके पास कोरल ड्रा के अंदर भी मौजूद था कि नहीं? यस सर। ठीक है, अगर आप वैसे क्लिक करें तो ये आपसे पूछेगा कि कितने सेगमेंट्स होने चाहिए, क्या स्टाइल होना चाहिए, इस तरफ या इस तरफ, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास रेक्टेंगुलर ग्रिड है। अगर आप इस तरह से कोई रेक्टेंगुलर ग्रिड लगाना चाहें, जिसको आप कॉलम बोलते हैं या जिसको आप टेबल बोलते हैं, तो आप वो लगा सकते हैं। अगर इसको सिलेक्ट करके आप वैसे क्लिक करें
तो ये आपसे पूछेगा कि कितने रोज और कितने कॉलम्स होने चाहिए, कितने रोज और कितने कॉलम होने चाहिए। वो आप यहाँ पर पुट करो और ओके करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास पोलर ग्रिड है, ये अगर आप क्लिक करो ये भी आपसे पूछेगा। पोलर ग्रिड बेसिकली आपका इस तरह से सर्कल के अंदर आपको ग्रिड देता है रोज और कॉलम्स की, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, यहाँ पर मौजूद है, स्ट्रोक की वजह से नज़र नहीं आ रहा था, ये रहा। अब इनको हम समटाइम्स यूज़ करते हैं अपना शेप बिल्डर टूल की मदद से, जो है कुछ ना कुछ शेप क्रिएट करने में इन चीज़ों को। समटाइम ग्रिड्स की मदद से लोगो भी क्रिएट होते हैं, तो ये उसमें चीज़ें यूज़ हो सकती हैं आपकी। जो है काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं ये चीज़ें, समटाइम हर दफ़ा नहीं, समटाइम्स काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। तो ये भी हम देखेंगे। यहाँ तक मुझे बताएं कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। आसान लग रहा है? आसान लग रहा है? Yes, sir. सेम तकरीबन वही चीजें हैं। ये आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा फोटोशॉप की तरह। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएं शेप्स के ऊपर, तो यहाँ पर देखें रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगॉन और स्टार टूल। ये सारी चीज़ें, सारी शेप्स आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कर लेंगे यूज़ या नहीं? अब पॉलीगोनल है, पॉलीगोनल की अगर आपने साइड्स डिसाइड करनी है कि कितनी साइड्स होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट सिंपल एक क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपसे पूछ लेगा कि भाईजान कितनी साइड्स, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, और आप फिर उतनी जो है वो इजीली क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। आप जस्ट सिंपली एक क्लिक करो, आपसे पूछेगा कितनी साइड्स। मैं लेट से कह देता हूँ 9, तो देखें 9 साइड्स आ गई। अच्छा, फ्लेयर टूल को बेशक छोड़ दें अभी, ये इस तरह की फ्लेयर जो देता है इसको भी छोड़ें। बाकी ये वाले टूल्स आप ट्राई कर लोगे, ट्राई आउट कर लोगे इन सबको, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स वगैरह वगैरह वगैरह। Yes, sir. यस सर, ये तो सेम वही कर लेंगे। सेम वही चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपके पास है पेंट ब्रश टूल और ब्लॉब ब्रश टूल। पेंट ब्रश और ब्लॉक। अच्छा, अब यहाँ पर जो ब्रशेस है ना, आपको पता है कि जो ब्रशेस होते हैं वो आपको कोई ना कोई शेप जो है वो देते हैं। अच्छा, अब ये मुझे इस तरह से क्रॉस नज़र आ रहा था, मुझे मेरे शेप जो है वो नज़र नहीं आ रही थी ब्रश की। तो ये देखें, वो हमारा कैप्स लॉक ऑन होता है। मैंने आपको फोटोशॉप में भी बताया था कि अगर आपको कोई टूल की एग्जैक्ट शेप नहीं नज़र आ रही तो आप क्या कर सकते हो, उसका कैप्स लॉक अपना देखो वो ऑन होगा, उसको आप ऑफ करो। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास ब्रश है ना, ये जरा सी स्मूथ सी आपको देगा आउटलाइन। क्या देगा? आउटलाइन देगा। आउटलाइन का मतलब क्या है? आउटलाइन का मतलब है कि ओपन पाथ आपको देगा। आपको हमेशा क्या देगा? एक ओपन पाथ देगा। ये हमेशा आपको एक ओपन पाथ देगा जो आपका ब्रश टूल है, ठीक है। और यहाँ से आप इसके ये स्टाइल्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। कुछ यहाँ पर हमारे पास स्टाइल्स मौजूद हैं, आप ये इससे, लेकिन ये देगा हमेशा आपको एक ओपन पाथ ही देगा। क्या देगा? ओपन पाथ, ठीक है। ये आपको हमेशा ओपन पाथ ही देगा, ओपन पाथ ही देगा आपको हमेशा। अब इसके अंदर जो है ये कहाँ यूज़ हो सकते हैं? ये आपके पेंटिंग्स के अंदर, आपके इलस्ट्रेशंस के अंदर, या जब हम बेसिक स्केचिंग करते हैं लोगों के लिए, अगर आपके पास ग्राफिक टैबलेट वगैरह है और आप उससे स्केचिंग करते हो, बेसिक स्केचिंग जो रफ स्केचिंग जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो इस टूल को, पेंसिल को यूज़ कर सकते हो। ये आपको देगा जो है अपना, सिर्फ और सिर्फ आपको, ये क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहा, ये आपको आउटलाइन देगा। क्या देगा? आउटलाइन। क्या? आउटलाइन देगा। आप उसको जितना उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा लो या जितनी कम कर लो, ये आपको हमेशा क्या ही देगा? एक आउटलाइन देगा। आउटलाइन का मतलब होता है कि आपका सिर्फ स्ट्रोक, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक आपको देगा, ठीक है। आप इससे जो भी कर लो, जो भी कर लो, ये आपको क्या देगा? स्ट्रोक ही देगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक ही देगा, ठीक है, आउटलाइन ही देगा। और जो दूसरा ब्रश है इसके साथ ही, ब्लॉब ब्रश, वो आपको हमेशा फिल देगा। क्या देगा? फिल। अब ये इतना सा है, लेकिन ये अभी भी क्या है? फिल है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करें और आप गौर से देखें तो ये देखें, ब्लू लाइन आपको शेप के दोनों तरफ नजर आ रही है, दोनों तरफ नजर आ रही है। यस। और अगर मैं ये पेंट ब्रश टूल लेता हूँ और यहाँ पर क्रिएट करता हूँ,
मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, फर्क देखिएगा, इस शेप के अंदर कितनी ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं? एक ही सेंटर में, एक ही सेंटर में नजर। यस सर, एक ही सेंटर में आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक ओपन पाथ है। ये क्या है? एक ओपन पाथ है। और इधर शेप के दोनों तरफ नजर आ रही है, मतलब ये क्या है? एक प्रॉपर क्लोज पाथ और एक प्रॉपर क्लोज शेप है। तो दोनों ब्रशेस के अंदर थोड़ा सा फर्क ये है कि एक आपको ये जो है ये आपको क्या देगा? ये आपको हमेशा स्ट्रोक देगा। ये हमेशा क्या देगा? स्ट्रोक। और जो आपके पास ये जो ब्लॉब ब्रश है, ये हमेशा आपको क्या देगा? आपको फिल देगा। क्या? फिल देगा आपको हमेशा। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो है, इसको अगर मैं सिलेक्ट करके देखें, इसका फिल चेंज कर रहा हूँ, तो देखें पूरी की पूरी शेप का फिल चेंज हो गया। अगर ये है, इसका मैं जैसे ही स्ट्रोक चेंज कर रहा हूँ, तो देखें पूरा का पूरा स्ट्रोक क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, तो ये इनमें दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इनको भी हम समटाइम्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये भी इलस्ट्रेशंस के अंदर, ड्राइंग्स के अंदर यूज़ होते हैं। हम देखेंगे कि हम अपने मतलब के लिए इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है यहाँ तक टूल्स, ब्लॉब ब्रश तक। यस सर। यस सर। ठीक है, इतने टूल्स काफ़ी हैं। बाकी ये आगे वाले टूल्स भी आसान हैं, ये भी 1-2 दिन के अंदर अंदर कवर होने वाले हैं सारे। अच्छा, यहाँ पर देख लें, ये लास्ट से भी अगर आप देखें, ये जूम टूल था, जूम टूल हम कवर अप कर चुके हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका हैंड टूल है, हैंड टूल से क्या होता है आपका? ये इस तरह से मूव होता है। ये आप अपना स्पेस के बटन से भी यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ से हैंड टूल अगर आपने आकर लेना है तो इसको भी करके आप बेशक चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देख लें आप लोग, मैंने इसको यहाँ पर रखा। ये जो टूल है ना, ये है आर्ट बोर्ड टूल। क्या है? आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड टूल। अब आर्ट बोर्ड टूल जैसे ही आप लेंगे, ये क्या करेगा? आपके पूरे के पूरे आर्ट बोर्ड को आप चाहें तो इसकी मदद से आप अपने आर्ट बोर्ड को एडिट कर सकते हो। एडिट करने से मुराद ये है कि उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये अपना आर्ट बोर्ड टूल लेकर, ठीक है, छोटा या बड़ा आप उसको कर सकते हो अपने आर्ट बोर्ड को। या आप अगर ऑल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग करो, तो क्या होगा? आपके आर्ट बोर्ड की पूरी कॉपी पेस्ट हो जाएगी, कॉपी जनरेट हो जाएगी। अब आपके पास कितने आर्ट बोर्ड्स हैं इस टाइम? 2। मैं इसको भी शिफ्ट का बटन प्रेस करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी, और ऑल्ट का बटन, इसको भी ऑल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग किया, तो देखें अब हमारे पास कितने हो गए आर्ट बोर्ड? 4 हो गए। और अगर मैं इनको भी सिलेक्ट कर लूँ, और अब देखें हमारे पास कितने हो गए? 8 हो गए। तो आप अपने आर्ट बोर्ड्स की कॉपीज बड़े आसानी से क्रिएट कर सकते हो अपने आर्ट बोर्ड टूल की मदद से। ठीक है, कोई आर्ट बोर्ड आपको डिलीट करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबा दें, वो देखें आपका आर्ट बोर्ड क्या हुआ? आर्ट बोर्ड आपका डिलीट हो चुका है। ये तो ऊपर उसका जो कंटेंट पड़ा था वो था, इसको भी सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। ठीक है, इसको भी क्या करें? डिलीट कर दें। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से सबका कंटेंट सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। आर्ट बोर्ड जब डिलीट करना है तो उसके लिए आर्ट बोर्ड टूल आपको लेकर इस तरह से सिलेक्शन, शिफ्ट का बटन प्रेस करके इस तरह से सिलेक्शन करें, ये इस तरह से, और क्या करें? डिलीट कर दें, डिलीट का बटन प्रेस करके। ठीक है, तो ये कुछ आपका आज लेक्चर था। इसको एडोब इलस्ट्रेटर को आप इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ तक प्रैक्टिस करें। ठीक है, यहाँ तक प्रैक्टिस करके ये शेप्स लाजमी सारी एक दफ़ा देख लीजिएगा, एलिप्स वगैरह और सारा कुछ वही शेप्स हैं जो आपने मतलब पहले पढ़ी हुई हैं, जो आपने पहले यहाँ पर चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है सर, इलस्ट्रेटर कौन सा वाला करना है? इलस्ट्रेटर कोई भी कर लें जो आपके पास सिस्टम पर अच्छे से चले, जो है जो ज़्यादा तंग ना करे आपके सिस्टम को। रिकमेंडेड सर विंडोज 7 में कौन सा ओपन होएगा? हो जाते हैं, सारे चल जाते हैं। आपके पास फोटोशॉप जिसके पास जो चल रहा है ना ठीक से, वो उसी वर्जन का कर ले बेशक।
17 कर लें, फोटो इलस्ट्रेटर 17 कर लें तो बेहतरीन चलेगा, उम्मीद है। सर मैंने की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है 2017 की, वो 1 GB रैम के रिक्वायर्ड है 2 GB फ्री हार्ड होनी चाहिए और Pentium 4 या उससे ऊपर वाला सिस्टम होना चाहिए। और सर CS6 के लिए भी सर यही सेम ही सिस्टम कह रहा है। चल जाएगा, ये 17 चल जाएगा होपफुली। जी ठीक है सर। अडोब तो 2021 है, ज्यादा हैवी नहीं हो जाएगा सिस्टम? तो फोटोशॉप एट अ टाइम तो आप एक यूज करो।